नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें पहले बता दो कि 2-3, उसके बाद हम मुख्य मुद्दों की ओर जाएंगे। पहली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में आज भी प्रति सप्ताह करीब 3000 लोग कोविड के कारण मर रहे हैं। ये अपने आप में खबर अनोखी इसलिए है क्योंकि भारत ने कोविड पे कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है अमेरिका, अगर वहाँ हर हफ्ते 3000 लोग मर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। उनकी तबीयत ख़राब है। कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद बताया था कि वो स्मोकिंग भी उन्होंने क्विट कर दी है, छोड़ दिया है। इसके बावजूद उनकी तबीयत लगातार डिटोरिएट हो रही है, तो इस कारण कभी भी उनके रिटायरमेंट की घोषणा हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में अजीब सा प्रस्ताव पास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ही कहा था कि आरएसएस में सभी लोग बुरे नहीं हैं। तो आरएसएस में सभी लोग बुरे नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी एक विंडो छोड़ रही है कि बातचीत के लिए, कि कहीं कल को जाके अगर किस तरह का समझौता करना पड़े तो एक रास्ता बचा रहे? ये समझने वक्त की बात है। अब आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर। झारखंड से एक बड़ी खबर यह है कि मैंने पहले ही बताया था कि जो झारखंड भाजपा के प्रभारी बने हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके काम करने का अंदाज थोड़ा अलग है। पहली बार वो झारखंड आ रहे हैं कल, और वो रांची नहीं आ रहे हैं। वो सीधे आ रहे हैं देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र के सहजोरी नामक एक जगह पर, और वहाँ ऑडिटोरियम में वो होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे और स्थानीय विधायक रणधीर सिंह होंगे, और उनके सामने होगा कार्यकर्ताओं का हुजूम। लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। अब तक जो भी प्रभारी आते हैं, रांची एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मुख्यालय में जाते हैं, वहाँ उनका स्वागत होता है, कुछ नेताओं का कॉकस उनके आसपास होता है। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी अगर सीधे देवघर भी ना आकर एक विधानसभा क्षेत्र सारठ, और सारठ भी ना आकर सीधे एक सहजोरी के एक ऑडिटोरियम में सीधे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काम करने का तरीका कैसे अलग है। और यहाँ तक मुझे जानकारी है, इसके बाद भी वो जब अगली बार झारखंड आएंगे तो रांची मुख्यालय आने से पहले शायद वो कोल्हान जाएंगे, और कोल्हान में भी वो जमशेदपुर शहर में नहीं रहेंगे। चाईबासा के किसी शहर में जाकर, या उस चाईबासा के जो अलग अलग विधानसभा है कहीं भी जाकर वो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो कोल्हान और संथाल लगातार हम बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का फोकस एरिया है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कोल्हान और संथाल में पिछली बार उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और इन्हीं दो क्षेत्रों के नुकसान के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। और भी कई कारण थे, लेकिन ये दो एरिया अगर रिकवर कर लिया जाए या फिर यहाँ कुछ लीड ले लिया जाए, तब 2024 में आगे का रास्ता आसान हो सकता है। बाबूलाल मरांडी मेहनत कर रहे हैं संथाल में। आपने देखा होगा कैसे वो साहेबगंज, गोड्डा, उसके बाद जामताड़ा के इलाके में, और कल सारठ, वो लगातार सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। एक एक बूथ पे कहा जा रहा है कि कैंपेन, मैंने पहले ही बताया था कि बाबूलाल मरांडी को एक स्पेशल टास्क दिया जा रहा है, जो कि वो उनकी भूमिका बड़ी होगी, और उनकी भूमिका शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी का काम यही होगा कि आप जगह जगह जाकर संगठन में जो लूज पड़े कील कांटे हैं, जो कि नट बोल्ट ढीला है, उसे टाइट करें। और संथाल फोकस एरिया है, और वहाँ बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे या जो भी नेता है वहाँ जाके ध्यान देना है। दूसरा फोकस्ड एरिया है संथाल, माफ़ कीजिए, कोल्हान। कोल्हान में एक अलग रणनीति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आने वाले दिनों में कोल्हान के एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और उस बड़े नेता के शामिल होने का असर ये होगा कि 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। और इसके अलावा बीजेपी का अपना कैलकुलेशन है कि जमशेदपुर शहर हम रिकवर कर लेंगे, कुछ और विधानसभा क्षेत्र है जैसे बहरागोड़ा वगैरह, तो वहाँ पे हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो आंकड़ा है वहाँ से बढ़ सकता है।
तो इस रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है। अभी लंबा वक्त है, धीरे धीरे स्पीड अप, जिसे गियर अप करना बोल सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं को, अलग अलग स्टेट यूनिट्स को एक टास्क दिया है कि आप उन 111 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान करें जहां हम या तो नहीं जीते हैं और हारे हैं तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो उन क्षेत्रों में कैसे हम जीत सकते हैं कि अगर हम देश के दूसरे हिस्सों में कुछ सीटें कम भी हो रही है तो इन 111 में से हमें कम से कम आधी सीटें भी अगर हम बढ़ा लेते हैं, यानी अगर 50 के करीब भी अगर हम बढ़ पाते हैं तो हमारा टास्क पूरा हो जाएगा अगली 2024 में बीजेपी सरकार का। उसमें तेलंगाना का एरिया बताया गया है, उड़ीसा बताया गया है, छत्तीसगढ़ बताया गया है, झारखंड बताया गया है, बंगाल बताया गया है। तो ईस्ट इंडिया जो कि पूर्वी भारत है, इस पे फोकस है और इन एरियाज़ में 111 लोकसभा की सीटें मार्क की गई हैं। तो देखना ये होगा कि कैसे बीजेपी काम करती है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पहले कार्यकर्ताओं से मिलना, उसके बाद रांची आना और तब पदाधिकारियों से मिलना, ये अलग तरह का काम है, अलग तरह की रणनीति है। इसका क्या परिणाम होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल प्लानिंग यही है। नमस्कार।